अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के एक नए लेक्चर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में रहेगा वो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म रहेगा। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ही हमने लेक्चर नंबर 4 में कवर किया था, तो वो समझ लो उसका पार्ट 1 था। आज उसका पार्ट 2 है। जो कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक्स, जो फाउंडेशन हमने वहाँ पे अपनी बिल्ड की थी, उनको यूज़ करते हुए आज की क्लास में चंद एक अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में देखेंगे कि इससे रिलेटेड माजी में किस तरह के सवालात पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर शुरू करने से पहले कि मेरे बच्चे, अगर आपने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा हुआ तो लेक्चर नंबर 5 को समझने में दुश्वारी रहेगी। तो लेक्चर नंबर 4 का कवर होना बहुत ज़रूरी है लेक्चर नंबर 5 के लिए। ठीक है, चलो अब देखो मेरे बच्चे, हमें ये बात पता है कि वेक्टर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन। मैं ज़रा थोड़ी सी 2-4 चीज़ें पहले रिवाइज कर दूं। मान लो मेरा बेटा, अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर A है और एक वेक्टर मेरे बच्चे हमारे पास B है, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने को कहा जाए। मुझे इनको क्या कहा जाए कि भाई आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर्स की एडिशन करनी है। तो जहन में रखिएगा, मेरे पास वेक्टर को ऐड करने के 2 प्रोमिनेंट मेथड्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। नंबर 1, सबसे पहला मेथड वो मेरा बेटा आपके पास कहलाता है रेक्टेंगुलर एडिशन ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये सब चीज़ आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या कहता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहते हैं कि आप इसकी मदद से कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। तरीक़ाकार क्या है? जैसे मान लो आपको कहा जा रहा है 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। पहली बात तो ये वाला मेथड कितने भी वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कहता क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे इन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आप A वेक्टर का x कंपोनेंट बनाओ और A वेक्टर का y कंपोनेंट बनाओ। सिमिलरली B वेक्टर का x कंपोनेंट बनाओ और B वेक्टर का y कंपोनेंट बनाओ। जब आप ऐसा कर लो तो आप करो क्या, आप रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकालो सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड करके, और रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट निकालो सारे वेक्टर के y कंपोनेंट को ऐड करके। यानी कि मैंने कहा दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। तो अगर आपके पास 4 वेक्टर होते मान लो, तो आप चारों का x कंपोनेंट ऐड करते, यहां पे आपको मिलता रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। आप चारों का y ऐड करते, आपको मिलता रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। सही है सर, आंसर तो नहीं आया अभी। तो हमारे पास क्या आया है, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? देखो, रिजल्टेंट वेक्टर के पास 2 चीजें हैं। एक रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड, एक रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे बच्चे क्या, डायरेक्शन। बोला ठीक है सर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार क्या है? जो आपने rx निकाला है और जो आपने ry निकाला है, इसको इस तरीके से फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लो। √rx² प्लस ry²। मैं यहां पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की डिटेल नहीं पढ़ा रहा, ये सब चीज हम वेक्टर्स में कवर कर चुके हैं। फिर सुन लो, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है, जो अब तक आपने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा और कूलम्स लॉ की बुनियाद पढ़ी, उसको वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चंस पर किस तरह से अप्लाई करना है, इसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। तो वो बता रहा हूं। अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और उनको वेक्टोरियली ऐड करना है, तो 2 मेथड हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर कोई एक पढ़ा दें। किसी जगह पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चलेगा, किसी जगह पे पैरेललोग्राम रूल चलेगा। वो सवाल की नेचर देख के पता चलता है कि हमें वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है जो सहूलत से आंसर देगा, आसानी से आंसर देगा। इसलिए मैं दोनों पढ़ा रहा हूं और 1-2 सवालों में मैं दोनों से आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा और उसके बाद किसी एक मेथड पे स्टिक करूंगा जो मुझे आसान लग रहा होगा। आप अपनी सहूलत के एतबार से देख सकते हो। मैंने कहा पहला मेथड क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप मेरी मदद से कितने भी वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकते हो। मैंने कहा मान ले भाई तूने 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, A और B। यानी कि ऐसा है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर हमारे पास कोई रिजल्टेंट R आ रहा है।
आपने कहा भाई ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करने के बाद कोई रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो बोला भाई तरीकाकार क्या है, बोला सर तरीका ये है, आप सबसे पहले तो वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लो, ए एक्स और ए वाई। सिमिलरली बी वेक्टर के भी बना लिए, बी एक्स और बी वाई। सर ये कंपोनेंट कैसे बनाते थे, अभी आपको याद दिलाते हैं बच्चे। कंपोनेंट ऐसे बनाया करते थे कि ये मान लो अगर वाई एक्सिस है, ये मान लो अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और गौर से देखो कि यहां पे हमारे पास कोई एक वेक्टर लाई कर रहा है। इस वेक्टर का नाम आपने वेक्टर ए रखा हुआ है, जो कि यहां से एंगल बना रहा है थीटा। ये थीटा एंगल वेक्टर ए कहां से बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब आपको बोला जाए यार ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बताओ, तो आप बोलते थे सर देखें एक कंपोनेंट ये वाला है जिसको हम कहते थे ए वाई, एक कंपोनेंट ये वाला है जिसे हम कहा करते थे ए एक्स। ए एक्स का फॉर्मूला इस केस में क्या रहेगा, ए कॉस थीटा। ए वाई का फॉर्मूला इस केस में क्या रहेगा जनाब, ए साइन थीटा। बोला ठीक है सर याद आ गया, ऐसे बनाया करते थे हम वेक्टर के कंपोनेंट्स। बोला सर याद आ गया। अब देखो तो इसने कहा कि भाई अगर आपको रिजल्टेंट का x निकालना है तो सारे वेक्टर के x कंपोनेंट को जोड़ दो, रिजल्टेंट का y निकालना है तो सारे वेक्टर के y कंपोनेंट को जोड़ दो। तीन होते तो तीनों का x जुड़ता, तीनों का y जुड़ता, आर एक्स आर वाई आ गया। अब आपको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की दो चीजें हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। जो आर एक्स आया यहां पुट किया, जो आर वाई आया यहां पुट किया। अगर आपको इसका डायरेक्शन भी चाहिए तो डायरेक्शन कैसे आएगा भाई, टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अब आप पूछोगे सर ये फाई कौन सा एंगल है, मैं बोलूंगा मेरे बच्चे ये जो फाई है ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है। अब यहां भी एक चीज समझ लेना जरा, ये मान लो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, वही क्वाड्रेंट सिस्टम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, ये वही हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। अगर मिसाल के तौर पे गौर से सुनना, आपको ये बता रहा हूं कि ये फाई कौन सा एंगल है, ये फाई क्या है। अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये जो फाई होगा ये वाला एंगल रहेगा, ये है आपका फाई एंगल। अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है, अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इस केस में ये जो इस फॉर्मूले से आपको फाई मिलेगा वो ये वाला एंगल रहेगा। अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां लाई कर रहा है, यहां से क्या मुराद है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले से जो फाई मिलेगा वो ये वाला एंगल होगा फाई। दिस इज योर एंगल फाई। अगर आपका रिजल्टेंट यहां लाई कर रहा है तो इस केस में जो इस फॉर्मूले से आपको फाई मिलेगा वो ये वाला एंगल मिलेगा। क्लियर हो गया, मतलब यहां से आपको ये एंगल मिलेगा। अगर आप किसी भी पॉइंट पे चाहते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लो तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको चारों केसेस के अंदर ये भी रिवाइज करा देता हूं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के अंदर जब हम ये सब चीज पढ़ाते हैं तो इसकी पूरी डेरिवेशन भी करते हैं और ये सब चीज बताते हैं। मैं आपको बारी बारी बता देता हूं कि आपको किसी भी केस में कैसे मिलेगा। यानी कि ये पहला केस जिसके अंदर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये दूसरा केस जिसमें रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड केस जिसमें रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जनाब ये फाइनल केस जिसमें रिजल्टेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अक्सर हमारे पास क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें ये बताएं रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो देखो यहां पे जब आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जब आपका रिजल्टेंट, तो जो फाई है वही थीटा है। थीटा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस। देखो यहां पे भी यही था, थीटा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस। बोला ठीक है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरे बच्चे, गौर से सुनना, सेकंड में लाई कर रहा है तो अब थीटा आपके पास ये हो जाएगा। बोलो थीटा ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा 180 डिग्री माइनस फाई। देखो ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, उसमें से अगर मैं फाई निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो थीटा कैसे आएगा, 180 डिग्री माइनस फाई। अच्छा यहां पे अगर चाहिए तो देखो ये पूरा एंगल कितना है, मतलब ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और मुझे तो थीटा चाहिए। थीटा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का एंगल गोया यहां तक आ जाएगा। ये कैसे आएगा, यहां तक का 180 है, इसमें फाई जोड़ लेंगे तो यहां आ जाएगा थीटा इज 180 डिग्री प्लस फाई। ये किस में, इसमें मेरे बच्चे ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट के केस के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के केस में।
ठीक है। आखिरी के अंदर ये भाई साहब हमारे पास रहेगा थीटा, और थीटा कैसे आएगा, ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अगर मैं 360 डिग्री में से फाई माइनस कर दूं तो मेरे पास ये थीटा एंगल रहेगा, यानी कि ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये फाइनल हो गया मेरे पास क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो भाई साहब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आसानी से हम क्या कर रहे हैं, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने लगे। बोला ठीक है सर, चलें, समझ में आती है इतनी बात, आगे बताएं। वेक्टर को अगर आपने ऐड करना हो तो उसके दो प्राइमरी मेथड्स हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ। सबसे पहले मैंने आपको कहा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है वो क्या है कि आपको जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना है उसका आप x और y कंपोनेंट बना लो। सारे x कंपोनेंट को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट का x मिलेगा, सारे y कंपोनेंट को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट का y मिलेगा। अब आपको चाहिए आपका रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है, √rx² प्लस ry², यहां से आपको मिल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन चाहिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर किस एंगल पर है, तो हमने बोला टेंजेंट फाई बराबर है ry/rx के। बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पे जब आप ry और rx की वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव रखना। वजह, अगर आप पॉजिटिव नहीं रखोगे, साइन के साथ रखोगे, तो फिर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। आसानी करना कि ry rx की वैल्यू हमेशा यहां पे कैसी रखना, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा। rx ry की वैल्यू कैसी रखना, प्लस में रखना या विदाउट साइन रखना, क्योंकि आपको मैंने वैसे ही बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि फाई कौन सा एंगल है। आपको ये वैसे भी पता चल जाएगा इसकी मदद से भी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो विदाउट साइन रखोगे तो आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो भाई फाई ये वाला एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो फाई ये एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो फाई ये एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फाई ये एंगल है। अब आप बोलोगे सर हम क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे, मेरे बच्चे आप क्वाड्रेंट पहचानोगे rx और ry के साइन की मदद से, इनके साइन की मदद से आप क्वाड्रेंट पहचानोगे। देखो अगर rx ry दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर rx नेगेटिव है और ry पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर rx पॉजिटिव है लेकिन ry नेगेटिव है, इस केस में आपका कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। अब आपको एक बार फाई पता चल गया तो थीटा निकालने के लिए हम इनमें से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये रट्टा कुछ भी नहीं है। पहले केस में देखो फाई बेसिकली थीटा क्या होता है, हम थीटा में इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, थीटा हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल होता है, रिजल्टेंट का एंगल होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है, और कैसा एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। देखो ये फाई एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एक्स से, इसको ही हमने थीटा कह दिया। अब यहां पे देखो ये फाई है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो कैसे आया, टोटल 180 था, इसमें से फाई निकाल दिया। अब यहां पे मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये 180 था, इसमें फाई जोड़ दिया मैंने। यहां पे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि थीटा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फाई इसमें से मैंने माइनस कर दिया, 360 में से तो मेरे पास ये एंगल आ गया। क्लियर है, ध्यान में रखना विदाउट साइन रखना, साइन के साथ रखोगे तो आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो छाप लेते हैं जल्दी से। फिर मेरा बेटा हमारे पास जो दूसरा मेथड रहता है, चलो मैं मिटाने लगा हूं। अब जो हमारे पास दूसरा मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और मुझे उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके एक कोई रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। बोला ठीक है सर, इस मेथड को मेरे बच्चे हम कहते हैं पैरेललोग्राम रूल। इस मेथड के साथ एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है पैरेललोग्राम रूल। स्पेलिंग देख लेना यार, इसको हम कोसाइन रूल और साइन रूल भी कहते हैं, इसको हम कोसाइन रूल और साइन रूल भी कहते हैं। इसके साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो छोटा सा मसला ये है कि ये सिर्फ दो वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है, दो वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता ये। यानी कि अगर आपने इस रूल के जरिए दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है एक ही वक्त में, तो फिर ये मेथड फेल कर जाएगा। मान लो चार वेक्टर्स हैं, चारों को इकट्ठा ऐड करना है, तो ये वेक्टर काम नहीं करेगा, ये रूल काम नहीं करेगा। वो कैसे करोगे आप, मतलब मान लो अगर आपने एक ही रूल आता है आपको ये वाला, आपको चार वेक्टर्स को ऐड करना है, तो पहले दो को ऐड करो, जो उनका आंसर आए उसको तीसरे के साथ करो, जो उनका आंसर आए उसको चौथे के साथ करो।
गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 4 स्टेप्स में होगा फिर काम। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड था वो चारों को इकट्ठा ऐड कर देगा। इसके जरिए 4 वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। 2 को करोगे एक बारी में, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से करोगे, जो आंसर आएगा उसको चौथे में ऐड करोगे। हम लोग ज्यादातर जो यूज करेंगे वो यही मेथड यूज करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये लगाना बहुत आसान है। उसके अंदर थोड़ा सा, मतलब आसान वो भी है, मैं आपको शुरू में 1-2 क्वेश्चन दोनों से करके दिखाऊंगा, आसान वो भी है, लेकिन बच्चों की थोड़ी सी जो प्रैक्टिस होती है वो इस मेथड पे ज्यादा रहती है। अब देखो भाई, अगेन वही काम करने लगे हम। क्या सर? देखो भाई, मान लो हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया, एक वेक्टर था A और एक वेक्टर था B। ठीक है सर, हमने दोनों को ऐड कर दिया। हमारे पास एक वेक्टर आया जिसका नाम क्या है? रिजल्टेंट R। बोला ठीक है। अब रिजल्टेंट के पास सर रही होंगी 2 चीजें। कौन कौन सी सर? एक रहा होगा मैग्नीट्यूड और जनाब एक रहा होगा डायरेक्शन। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर, यही रही होंगी चीजें हमारे पास। अब देखो सर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? जब आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए रिजल्टेंट का, तो मेरे बच्चे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप वैसे ही निकालते हो जो आप अभी लेक्चर 4 में सीख कर आए हो। √a² प्लस b² प्लस का 2ab cos ऑफ थीटा। ये ध्यान में रखना, इस पैरेललोग्राम रूल के अंदर ये जो थीटा था ये म्यूचुअल एंगल है बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ये क्या है? ये म्यूचुअल एंगल है। सर वहां तो थीटा रिजल्टेंट का एंगल था, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इस मेथड के अंदर हमने डेरिवेशन में थीटा को कहा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, जिसको आप ऐड कर रहे हो, तो यहां पे फॉर्मूले में भी वही आ गया, बस कान खत्म हो गई। मैं आपको इसकी भी डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास एक कोई वेक्टर है, इसका नाम आपने रखा भाई साहब वेक्टर A। बोला ठीक है सर। यहां कोई वेक्टर है आपके पास, इसका नाम आपने रखा मान लो वेक्टर B। ये आपके पास इनके दरमियान में कोई एंगल है, दैट इज थीटा। अगर मैं इसी वेक्टर को कॉपी करके यहां ले जाऊं तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, ये वेक्टर B एज इट इज आ गया। अब आप गौर से देखोगे तो ये वाला एंगल मेरे बच्चे हमारे पास क्या रहा? थीटा रहा। और ये वाला एंगल आप कैसे निकाल सकते हो? ये एंगल मेरा बेटा आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा। भाई ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसमें से थीटा तुमने निकाल दिया तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब इसके अंदर मेरे बच्चे अगर आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट कैसे आता है? एज पर हेड टू टेल रूल। पहले वेक्टर के हेड से, टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पर, पहले के टेल से आखिरी के हेड पर, ये आ गया। पहले के टेल से आखिरी के हेड पे, ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। और रिजल्टेंट का वेक्टर A के साथ जो एंगल है वो क्या है? फाई है। गौर से देखना, ये फाई क्या है? रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? वेक्टर A के साथ। रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर A के साथ। क्लियर है? अब ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना, वो आप यहां से निकाल सकते हो। थीटा यहां पे क्या है? थीटा यहां पे ये एंगल है, ध्यान में रखना, ये एंगल है जो दोनों वेक्टर की, यहां बना भी देता हूं, ये वेक्टर A है, ठीक है, ये वेक्टर B है, और इन दोनों की टेल के दरमियान का जो एंगल है ना मेरे भाई, वो आपके पास क्या है? थीटा है। और रिजल्टेंट का एंगल यहां पर एक्स एक्सिस से नहीं आ रहा है, ये रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर A से आ रहा है। ये रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर A से आ रहा है। देखो गौर से, अगर मैं वेक्टर A की अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा तो रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर A से आ रहा है, ये एक्स एक्सिस से नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर ये लाइन एक्स एक्सिस तो होती है, अभी वेक्टर A भी तो यही मौजूद है। अगर तू सोच मैं इस पूरी फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये एंगल तो फाई ही रहेगा, लेकिन वो फिर एक्स से थोड़ी आ रहा है, वो कहां से आ रहा है एंगल? भाई सोचो, इस डायग्राम को मैं थोड़ा ऐसे बना दूं, समझो। तो ये फाई एंगल, ये रिजल्टेंट का एंगल कहां से आ रहा है? अब देखो एक्स एक्सिस तो आपका ये रहा, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ये जो रिजल्टेंट का एंगल फाई आप नाप रहे हो इस पूरी कहानी के अंदर, ये फाई कहां से आ रहा है? वेक्टर A से आ रहा है। भाई ये छोटी छोटी बातें ना समझते चलना, वरना होता क्या है, बच्चों का ये शिकवा रहता है कि सर हमारा आंसर एक मेथड से आ रहा है, दूसरे मेथड से नहीं आ रहा। ओ भाई दूसरे मेथड से इसलिए नहीं आ रहा कि तुमने चीजों को रट्टा मारा हुआ था, समझा ही नहीं था। ये फाई तुम्हें किसने कहा कि रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस है? ये एक्स से नहीं है, ये कहां से? वेक्टर A से। अभी वेक्टर A एक्स के ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पूरी कहानी को ऐसे पलट दूंगा तो ये फाई एंगल वेक्टर A से ही आ रहा है भाई, ठीक है। अब ये फाई एंगल कैसे निकलेगा? जैसे ये जो चीज होती है, ये जो चीज आपने पढ़ी है, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं कोसाइन रूल। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कोसाइन रूल। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर ही दोनों आते हैं, ये कोसाइन रूल। और डायरेक्शन निकालने के लिए मेरा बेटा हमारे पास रहता है साइन रूल। साइन रूल क्या है भाई? बहुत सिंपल है। इस देखो, मैं इस चीज को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, और से देखो, इसी चीज को यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये मान लो हमारे पास एक साइड है, ये मान लो एक साइड आ गई, ये मान लो एक साइड आ गई। ये मेरा बेटा आपके पास वेक्टर R है, ये A है, ये B है, यही लिखा हुआ है ना वहां पे, ऐसे ही है सर, ऐसा ही है।
ये आपके पास क्या हो गया जनाब 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको आपने कह दिया फाई, इस एंगल को मैं कह देता हूं अल्फा। सही है। अब देखो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि आपने क्या करना है, ये वाली साइड है आर डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑपोजिट टू आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, भाई ये ट्राइंगल है ना, आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने बोला साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो आपने बोला ये वाली साइड की लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, बी है, बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है फाई, बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है फाई, तो आपने बोला भाई बी डिवाइडेड बाय साइन फाई इज इक्वल टू, ये कौन सी साइड है ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा है अल्फा, हमने बोला सर ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये साइन रूल है आपके पास, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, नहीं तो आप यहां से देखोगे तो आर ये वाली साइड के ऑपोजिट, ये वाली साइड की जो लेंथ है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, सिमिलरली ये वाली साइड की जो लेंथ है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये वाली साइड की जो लेंथ है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। ये आपके पास ये साइन रूल किस काम में आता है भाई, साइन रूल आता है मेरे बच्चे डायरेक्शन निकालने के काम में। कोसाइन रूल किस काम में आता है भाई, कोसाइन रूल आता है मैग्नीट्यूड निकालने के काम में। ये दो मेथड थे हमारे पास, इसको ट्रायंगल रूल भी कहते हैं, पैरेललोग्राम रूल भी कहते हैं। ट्रायंगल रूल अमूमन इसको इंजीनियरिंग में कह रहे होते हैं हम लोग, और वरना ये पैरेललोग्राम रूल है। इसमें बस की टेक अवे ध्यान में रखना, ये जो फाई है, ये फाई कहां से आ रहा है, वेक्टर ए से आ रहा है, एक्स एक्सिस से नहीं आ रहा। और थीटा यहां पे क्या है, म्यूचुअल एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स। पीछे वाले सवाल में क्या था, पीछे वाले सवाल में थीटा रिजल्टेंट का एंगल था, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या था, थीटा रिजल्टेंट का एंगल था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फाई क्या था, वो भी रिजल्टेंट का एंगल था, वो भी रिजल्टेंट का एंगल था, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो प्लस एक्स से था एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट में था तो नेगेटिव एक्स से था क्लॉकवाइज, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो नेगेटिव एक्स से था एंटी क्लॉकवाइज, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो फिर पॉजिटिव एक्स से था लेकिन क्लॉकवाइज था। ठीक है, चलो छाप लो इसको, सवाल करते हैं और सवाल पे चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिया गया है पंजाब बोर्ड की जो नई किताब है उसकी एग्जाम्पल नंबर 9.1 से। कोई परेशानी नहीं है, अगर अभी तक हमें पीछे की कोई चीज नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सवाल की मदद से वही सारी चीजें दोबारा से दोहरा रहे होंगे, बिल्कुल चिल सीन है। कहते हैं 3 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। आपको कहता है ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन के अंदर है। इस व्हाइट बोर्ड को अगर आप एक प्लेन मान लें तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हवाले से सवाल है। नेट फोर्स निकालनी है किसके ऊपर, Q1 पर। अब एक तो मैं इसको ना यहां दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि गंदगी ना हो वहां पे। देखो मुझे क्या करना है, नेट फोर्स मालूम करनी है Q1 पे। ये है मेरे बच्चे मेरे पास Q1, ये Q1 है, ये मेरे पास रहा Q3 और ये मेरे पास रहा जनाब Q2। जब आप Q1 को देखते हो तो Q1 आपको दिया हुआ है जनाबे वाला पॉजिटिव, Q2 आपको दिया हुआ है जनाबे वाला नेगेटिव, और Q3 आपको दिया हुआ है जनाबे वाला नेगेटिव। आपने इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, तो जनाब इस पे फोर्स 2 लगा रहा होगा और 3 लगा रहा होगा। अब देखो 2 जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यूज सवाल में गिवन है एज इट इज। ठीक है, ये 2 इसे क्या कर रहा होगा, अपने पास बुला रहा होगा। गोया जब मैं ऐसे करके फोर्स की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वो ये बनेगी, ये किसकी डायरेक्शन है, F21, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। बोला ठीक है सर। अच्छा अब देखो 3 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, गोया जो 3 है वो भी इसको ऐसे बुलाएगा। ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, ये भी ऐसे होगा, यानी कि ये किसकी डायरेक्शन आ गई, F31 की आ गई। बोला ठीक है सर, ये वाली बात भी हमें समझ में आती है, कोई मसला यहां तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये एंगल आपको दरमियान में सवाल में लिख के दिया हुआ है कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो इसी सेम चीज को हम सॉल्व करेंगे 2 अलग तरीके से। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, अभी किसी भी तरीके से करने से पहले F21 कैलकुलेट करते हैं और F31 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो तो दोनों में सेम रहनी है। F21 कैसे आएगा भाई साहब, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। बोला ठीक है सर, K कितना है भाई, 9 × 10 पावर 9, क्योंकि मीडियम के बारे में कोई बात नहीं की गई। Q1 कितना दिया हुआ है, 40 माइक्रो कूलम, गोया के 40 × 10 पावर -6, और Q2 कितना दिया हुआ है भाई, Q2 ये रहा 60 माइक्रो कूलम। साइन हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि साइन का काम सिर्फ
अट्रैक्शन या रिपल्जन बताना है वो हमें वैसे ही पता है। बोला ठीक है सर। अब F21 के लिए ये डिस्टेंस लेंगे Q1 Q2 का, कितना दिया हुआ है 0.15 मीटर। ठीक हो गया, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली मेरे बच्चे हमारे पास रहा F31, मैं अभी कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। और F31 हमारे पास क्या हो जाएगा K Q3 Q1 या Q1 Q3 कुछ भी लिख लो डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब K की जगह पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, और मेरे बच्चे Q3 हमारे पास कितना है 50 माइक्रोकूलम, गोया के 50 इंटू 10 पावर -6, और Q1 कितना है हमारे पास 40 माइक्रोकूलम, गोया के 40 इंटू 10 पावर -6 अपॉन में आ गया आर स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.12, तो ये हो गया जनाब 0.12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जरा। अब देखो मेरे बच्चे हमारे पास ये आंसर आया, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेटर में डाला, आंसर निकाला, इसका आंसर आ गया। आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा मकसद आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। तो आंसर आया इसका 960 न्यूटन, इसका कितना आया 1250 न्यूटन। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये जो काम है ये करना सिखा रहा हूं पैरेललोग्राम रूल की मदद से। बोला ठीक है सर, चले कराएं अब हमें पैरेललोग्राम रूल। ठीक है सर, बताएं जरा। पैरेललोग्राम रूल के अंदर हमारे पास क्या रहता है भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, भाई नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। बोला ठीक है सर। अब आप देखो यहां पे आपको थीटा कितना गिवन है सर, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। बस एक चीज का ख्याल करना कि थीटा जो एंगल है वो या तो टेल टू टेल होना चाहिए या हेड टू हेड होना चाहिए, हेड टू टेल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब सर, देखो अभी आप देखोगे तो ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है, ये एंगल आपके पास है 60 डिग्री, ये सही लिखा है आपने यहां पे। लेकिन अगर ऐसा होता एक वेक्टर ऐसे होता और एक वेक्टर ऐसे होता और यहां पे एंगल होता 60 डिग्री, तो आप थीटा की वैल्यू 60 नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ये हेड टू टेल एंगल है। देखो इस पॉइंट पर दोनों की टेल नहीं मिल रही। सर ऐसा कैसे हो सकता था? सोचो, अगर यहां पे मैं -60 माइक्रोकूलम की जगह +60 माइक्रोकूलम कर देता, तो सोचो ये अगर प्लस होता तो ये Q1 को क्या करता, रिपेल करता, गोया कि ये एरो उल्टा बनता, इसका हेड इधर आता, तो ये वाली कंडीशन बनती 60 डिग्री एंगल बनता। लेकिन वो थीटा नहीं होता। फिर सर तो थीटा कैसे निकालते? तो थीटा निकालने के लिए अगर मिसाल के तौर पे समझना गौर से, इधर बना रहा हूं ताकि मेरे पास ना जगह हो थोड़ी सी, देखो इधर। अब मिसाल के तौर पे ये वाला केस था, तो सर आप यहां पे फिर थीटा क्या करते अगर ये वाला केस होता? कुछ नहीं करते आप, सिंपल सी बात समझो जरा। देखो इधर, इसको उठा के अगर मैं आगे ले आऊं, इसका फ्री वेक्टर बना के अगर मैं आगे ले आऊं, तो गौर से देखो ये बनेगा इसका फ्री वेक्टर, इसको इधर ले आया, तो ये वाला जो एंगल है ना जनाब, ये होता थीटा। ये कैसे निकालते? टोटल एंगल कितना है 180, 180 में से अगर मैं ये 60 निकाल दूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 120 डिग्री। यानी कि मेरे बच्चे इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, क्या कि अगर आपके पास एक एंगल आपका हेड है और एक एंगल टेल है, यानी कि ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका है हेड टू टेल एंगल। कौन सा एंगल है ये एंगल है आपका हेड टू टेल एंगल। और ये थीटा हमेशा कौन सा होता है, या तो टेल टू टेल होगा या हेड टू हेड होगा। अभी हेड टू हेड भी दिखाता हूं। तो आपको अगर हेड टू टेल एंगल गिवन है, इस हेड टू टेल एंगल से आप टेल टू टेल एंगल कैसे निकालोगे? 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे हेड टू टेल एंगल को, तो आपको क्या मिल जाएगा? टेल टू टेल एंगल। ये अभी इस सवाल में नहीं करना, ये मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे देखो अब जरा। सिमिलरली अगर आपके पास हेड टू हेड एंगल होता, फिर क्या करते? फिर कोई टेंशन नहीं है, वही टेल टू टेल भी बनता था। कैसे भाई? मान लो अगर ऐसे आपके पास 60 डिग्री था, तो टेंशन थोड़ी है कोई। इस वेक्टर को उठा के अगर आप आगे ले जाओगे, देखो इधर ले जाओगे अगर आप आगे इधर, और इस वेक्टर को उठा के इधर ले जाओगे, तो देखो इधर ये, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल बन जाएगा। देखो ये हेड टू हेड एंगल था, ये क्या है? टेल टू टेल एंगल है। तो जो हेड टू हेड है वही आपके पास क्या आ रहा है? टेल टू टेल आ रहा है। तो आप जहन में क्या रखोगे कि अगर हेड टू हेड एंगल है तो भी ठीक है, अगर टेल टू टेल एंगल है तो भी ठीक है, उसको आप थीटा कह सकते हो, पैरेललोग्राम रूल में म्यूचुअल एंगल कह सकते हो। लेकिन अगर हेड टू टेल एंगल है तो आपने 180 डिग्री में से हेड टू टेल एंगल को माइनस करना है ताकि आपको टेल टू टेल एंगल मिल जाए। मैं यहां पे दोनों कंडीशन बना सकता हूं। सोचो, अगर मैं इसे भी पॉजिटिव कर दूं, इसे भी पॉजिटिव कर दूं, तो हेड टू हेड एंगल की कंडीशन बन जाएगी, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, गोया ये एंगल हेड टू हेड एंगल होगा। आप आंखें बंद करके इसे थीटा ले सकते हो, हेड टू हेड एंगल इज इक्वल टू टेल टू टेल एंगल। लेकिन
इसे नेगेटिव रहने दूं, इसे पॉजिटिव कर दूं, तो होगा क्या, ये इसे रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस वाले वेक्टर का इधर हेड आएगा, इस वाले वेक्टर का इधर टेल आ रहा होगा, तो हेड टू टेल एंगल बनेगा। या वाइस वर्सा, इसे पॉजिटिव कर दूं, इसे नेगेटिव कर दूं, तो इसका वेक्टर इसे रिपेल करेगा और इसका वेक्टर इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले वेक्टर का इधर हेड आएगा, इस वाले वेक्टर का इधर टेल आएगा। दोनों केस के अंदर हेड टू टेल एंगल जब बनेगा तो आप 180 में से इसको माइनस करोगे, सो दैट यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ टेल टू टेल एंगल। और आपको थीटा यहां पे पैरेललोग्राम रूल में हमेशा टेल टू टेल एंगल ही चाहिए। ज़हन में रखना, ये सारी बातें बहुत काम की बातें भाई, बहुत काम की बातें। सही है, चलो थीटा इस सवाल में तो पता ही है 60 डिग्री है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करना है भाई, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। सवाल में कहा था ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भाई ए मान लो आपका 960 है, बी मान लो आपका 1250 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। जल्दी से एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 960 का स्क्वायर प्लस 1250 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 960 मल्टीप्लाई बाय 1250 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। भाई साहब हमारे पास आंसर आता है 1919.4 न्यूटन, 1919.4 न्यूटन, ये आंसर आ रहा है 1919.4 न्यूटन। यानी कि आपके पास इसका रिजल्टेंट कितना आया भाई, 1919.4 न्यूटन। यानी कि इस चार्ज के ऊपर कुल मिला के इतनी फोर्स लग रही होगी। अब आपको एंगल चाहिए कि किस एंगल पे लग रही होगी। अब देखो इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये है जनाब हमारे पास F21, बोला ठीक है सर। इससे 60 डिग्री के ऊपर यहां पे आपके पास है F31। ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री। जो आपका ये रिजल्टेंट आया है, ये रिजल्टेंट यकीनन ये रिजल्टेंट है आपका, बोला ठीक है सर ये रिजल्टेंट है हमारा। और ये रिजल्टेंट आपके पास आ चुका है, कितना आया है 1919.4 न्यूटन। अब देखो सबसे पहले आपको चाहिए ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। इसमें से ये 60 डिग्री को माइनस कर दो, तो भाई साहब ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। यहाँ पे यही था ना 180 माइनस थीटा। और आपको चाहिए ये वाला एंगल, फाई से एंगल। बोला ठीक है सर फाई से एंगल बता दो जरा जल्दी से। आप बोलोगे साइन रूल अपना अप्लाई करोगे। साइन रूल क्या है, आर डिवाइडेड बाय एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू आर। तो आपने बोला भाई आर डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री, आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू आर, ये आ गया। अब देखो F31 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू F31। तो आपने बोला भाई F31 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू F31, ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, साइन फाई को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये बनेगा भाई साहब साइन फाई विल बी इक्वल टू F31, साइन फाई वहां गया F31 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय आर, नीचे आ गया उठ के। बोला ठीक है सर ये आर नीचे आ गया। F31 कितना है यहाँ पे आपके पास, F31 ये रहा। F31 आपके पास था 1250 और साइन 120 डिग्री आ गया एज इट इज। साइन 120 डिग्री वही होता है जो साइन 60 डिग्री होता है। आर की वैल्यू कितनी है 1919.4 न्यूटन। ये आपके पास आ गया जनाबे वाला साइन ऑफ फाई। सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ से हमारे पास फाई का वैल्यू भी आ जाएगा। चलो जल्दी से फाई का वैल्यू निकालते हैं। अब देखो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1250 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 1919.4 और साथ में इसका साइन इनवर्स भी कर दिया। आंसर आ रहा है 34.3 डिग्री। और से सुनना आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 34.33 डिग्री। यानी कि आपके पास ये जो फाई एंगल है, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर से कहां लाई कर रहा है, किस वेक्टर से, F21 वेक्टर से 34.33 डिग्री पर लाई कर रहा है। अब सोचो अगर आपके ये चार्जेस एक्स एक्सिस के ऊपर थे, अगर ये आपका एक्स एक्सिस था, गौर से सुनना, अगर ये आपका एक्स एक्सिस था तो आपको एक्स एक्सिस से एंगल पता चल गया कितना है 34.33 डिग्री। अगर आपका ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे थे तो ये वाला एंगल कितना हो गया 34.33 डिग्री हो गया। समझ आया, ये हमने करा है इसको अभी एक मेथड से। आंसर आ गया, ये आया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन। मैंने आपको कहा था इसी को हम सेम टेक्निक से कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। अब देखो इसी चीज को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से करने लगा। ठीक है चलो देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को जल्दी से रिवाइज कर लो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहा क्या करता था,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ये कहा करता था कि आप सारे वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो, सारे वेक्टर का क्या निकालो, एक्स और वाई निकालो भाई। चलो देखते हैं। अब आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो आपका है F21 फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1 आपको नजर आ रहा है F21। अगर आप देखोगे ये जो F21 वाला वेक्टर है भाई, ये वाला वेक्टर है, गौर से सुनो, ये वाला वेक्टर सारा का सारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है सर, कर रहा है। नहीं तो ऐसे देख लो, ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं ए कह देता हूं। ये मुझे बताओ इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है सर, वो तो 0 डिग्री बन रहा है। सोचो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये पूरा वेक्टर एक्स पे लाई कर रहा है। बोला ठीक है, इस वाले वेक्टर को मैं बी कह देता हूं, F31 को मैंने बी कह दिया मिसाल के तौर पे। अब मुझे बताओ ये जो आपका बी वेक्टर है इसका एक्स से एंगल कितना बन रहा है सर, इसका एक्स से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लो। अगर मैं इसका F21 जो कि ए था, इसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालता हूं, इसका एक्स कंपोनेंट, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ए कॉस थीटा ए, यानी कि जो एंगल वेक्टर ए बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, ए का वैल्यू क्या है, ए यहां पे क्या है F21 का वैल्यू क्या है 960, तो 960 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 0 डिग्री। बोला ठीक है सर, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो क्या बन गया 960 न्यूटन आ गया। अच्छा अब आपको चाहिए इसका वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट निकालो। वैसे आपको देख के ही नजर आ रहा है कि इसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। क्या बन जाएगा भाई, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जो ये वेक्टर ए बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, जो भी सीखा भी था हमने, जो हमने सीखा था। ठीक है, ए कितना है 960 साइन, और ये वेक्टर ए क्या एंगल बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0। यानी कि F21 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये रहा और वाई कंपोनेंट ये रहा। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें भी समझ में आ गई। अब यहाँ देखो वेक्टर बी पे अगर आप ये वाली बात करोगे, सेम काम अगर आप वेक्टर बी पे करोगे, तो वेक्टर बी जो आपके पास है इसका जब आप बी एक्स कंपोनेंट निकालोगे, यानी कि F31 का एक्स कंपोनेंट, तो आप बोलोगे सर क्या बनेगा ये बी कॉस थीटा बी। बी क्या है आपके पास 1250, मैंने बोला भाई 1250 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ कितना एंगल है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री आपके पास कितना होता है, हाफ होता है। आप 1250 का हाफ कर दोगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 625 न्यूटन। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपके पास 625 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आया, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आया। अब इसी तरीके से अगर आप बी वाई पे जाओगे तो क्या बनेगा भाई बी साइन थीटा बी, यानी कि इस F31 का अब वाई कंपोनेंट निकाल रहा हूं। बोला ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1250 मल्टीप्लाई बाय साइन, और ये वेक्टर एंगल कितना बना रहा है एक्स से 60 डिग्री बना रहा है, तो हो गया साइन 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे भाई 1250 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 डिग्री, आंसर आता है 1082.53 न्यूटन। ये आ रहा है आंसर। आपने चेक करना है कि ये और ये मिला के वापस वेक्टर बी बन रहे हैं या नहीं, चेक भी कर सकते हो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में करोगे तो वापस F31 बनना चाहिए गोया के 1250। अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर विल गिव यू अगेन दिस। अब क्या करना था, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में पहली चीज क्या थी कि आपने क्या करना था भाई, आपने क्या करना था, आपने एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने थे। तो ए का एक्स आ गया, ए का वाई आ गया, बी का एक्स आ गया, बी का वाई आ गया। अब क्या करना है भाई, अब आपने करना है रिजल्टेंट का एक्स और रिजल्टेंट का वाई। रिजल्टेंट का एक्स कैसे आएगा, सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट जोड़ लो, तो ए एक्स ये रहा और बी एक्स ये रहा। तो आपने बोला भाई 960 न्यूटन प्लस 625, ठीक है, तो ये हो गया 985, ये हो जाएगा हमारे पास 1585 न्यूटन। बोला ठीक है सर। और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, तो भाई वाई कंपोनेंट क्या है, इसका वाई कंपोनेंट ये रहा और इसका वाई कंपोनेंट वो रहा, तो आप बोलोगे सर 0 प्लस 1082.53, ये आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए, अब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स कितना है आपके पास 1585, इसका स्क्वायर कर दिया। आर वाई कितना है 1082.53, भाई जीरो में इसको जोड़ेगा तो यही आंसर आएगा ना 1082.53 न्यूटन। बोला ठीक है, आपने यहाँ जोड़ दिया 1082.53 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आंसर आता है। आपने बोला सर ये आ रहा है 1585 का स्क्वायर प्लस 1082.53 और ऊपर आ गया स्क्वायर।
आंसर आ रहा है 1919.39, यानी कि रूट लेने के बाद आंसर आ रहा है 1919.39 न्यूटन। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको आंसर निकाल के दिया था वो चेक करो, यही था 1919.4 न्यूटन आ रहा है आंसर। तो दोनों मेथड से एक ही आंसर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर एक काम करें, आप जो है ना जरा वो भी निकाल के दिखा दें, क्या एंगल, भाई अभी रिजल्टेंट का एंगल भी तो चाहिए, टेंजेंट फाई। चलो टेंजेंट फाई निकालते हैं। टेंजेंट फाई निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आपने बोला था सर आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, मॉड के अंदर इत्तेफाक से यहाँ पे आपका आर वाई भी पॉजिटिव है और आर एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है। आर वाई और आर एक्स के पॉजिटिव होने से क्या मुराद है, आर वाई और आर एक्स के पॉजिटिव होने से क्या मुराद है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की खास बात क्या थी कि जो आपका फाई निकलेगा वही आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर यहां पे आ जाएगा भाई टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर वाई कितना है 1082.53 न्यूटन, 1082.53 न्यूटन, और आर एक्स कितना है आपके पास 1585। सॉल्व कर लो, यहां से आपके पास फाई का वैल्यू आ जाएगा, यहां से आपके पास फाई का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि आपने बोला भाई 10 इनवर्स 1082.53 डिवीजन में आपके पास आ गया 1585। सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 34.33 डिग्री। चेक कर सकते हो आंसर क्या आ रहा है 34.33 डिग्री। और यही आपके पास अब थीटा भी होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाई और थीटा आपके पास क्या होता है, एक बराबर होता है। तो आपने सबसे पहले ये चीज नोट कर ली कि आपके पास जो आंसर आ रहा था वो चाहे आप पैरेललोग्राम रूल से करो चाहे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रूल से करो, दोनों से आपका आंसर जो है ना वो मैच कर रहा है। कोई परेशानी वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है। अब इसी सवाल को आगे बढ़ने से पहले आप इसके बाकी के दो वेरिएंट्स भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। नंबर एक वेरिएंट, इसको पॉजिटिव करो, इसको पॉजिटिव करो, इसको भी पॉजिटिव करोगे, इसको भी पॉजिटिव करोगे, ठीक है, और सॉल्व करोगे। सेम आपके पास 60 डिग्री आएगा, अभी भी आपका एंगल अभी भी क्या रहेगा भाई 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्शन नहीं निकालना, डायरेक्शन में परेशानी होगी, डायरेक्शन नहीं निकालना आप, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बस इतना कुछ करना और मैग्नीट्यूड निकाल लेना, डायरेक्शन को छोड़ देना। सिमिलरली दूसरा जो आपका तरीका है या दूसरा जो आपका वेरिएंट है उसमें भी मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन को छोड़ देना, क्योंकि आपसे एग्जामिनर अक्सर व बेशतर मैग्नीट्यूड पूछेगा, डायरेक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है। डायरेक्शन में क्यों परेशानी होगी वो भी बताता हूं अभी आपको, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास जो दूसरी सूरत हाल है ना, वो दूसरी सूरत हाल हमारे पास क्या आएगी, वो दूसरी सूरत हाल ये आएगी, थर्ड वेरिएंट क्या आएगा, इसको नेगेटिव रहने देना, इसको पॉजिटिव कर देना, इसको नेगेटिव रहने देना और इसको पॉजिटिव कर देना। इससे क्या होगा, इस वाले वेक्टर का यहां हेड आएगा और इस वाले वेक्टर का यहां टेल आ रहा होगा, तो ये हेड टू टेल एंगल बनेगा। उसके लिए आपको फिर टेल टू टेल एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस हेड टू टेल एंगल करना पड़ेगा। तो ये दो जो बाद के वेरिएंट्स बताएं उसमें आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना। क्लियर है, डायरेक्शन हमने कैलकुलेट उसके अंदर नहीं करना। चलो जल्दी से कॉपी कर लो और ये दो वेरिएंट सॉल्व करो। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक सवाल और मेंशन किया है। सवाल कहता है 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, दे आर प्लेस्ड इन एयर, एयर में उनको आपने रखा है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है पहले ये समझ लें। इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल होता है कि जिसके अंदर ये सारी साइड्स की जो लेंथ होती है ये एक बराबर होती है। अगर ये साइड लेंथ एक ही है तो ये वाली साइड भी लेंथ एक ही होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी भाई, लेंथ एक ही होगी। और सारे एंगल्स भी एक बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये एंगल आपके पास एक एंगल अल्फा है तो ये सारे एंगल अल्फा होंगे। और आपको एक बात पता है कि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। गोया कि अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, गोया कि 3 अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, 60 डिग्री। तो ध्यान में रखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे इंटरनल एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स भी कैसी होती हैं, एक बराबर होती हैंगी। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 जो कोने हैं, कॉर्नर, उनके ऊपर आपने 3 चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3। आपको बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकालो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है और डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा हुआ, लेकिन हम डायरेक्शन भी आपको कैलकुलेट करना बता देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का किसके ऊपर, Q3 के ऊपर। देखो भाई ये फिगर सवाल में गिवन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर लूं, जरा गौर से देखो,
ये मान लो मेरा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। बोला ठीक है सर, आ गया आपके पास। और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है जिसको आपने कह दिया आपके पास है Q3। यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, आपको कह दिया Q1। एक चार्ज है, आपने कह दिया यहाँ पे Q2। बोला ठीक है सर। अब आप गौर से देखो, जो Q1 है ये भी पॉजिटिव है। बोला ठीक है। Q2 भी पॉजिटिव है। बोला ठीक है। और Q3 भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब आप गौर से देखो, आपका जो Q1 है ये Q3 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो गोया आपके पास जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ये डायरेक्शन किसका है? F13 का फोर्स अप्लाइड बाय 1/3 का। बोला ठीक है। जो 2/3 है उसका डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। गोया ये डायरेक्शन आ गया आपके पास किसका? F23 का फोर्स अप्लाइड बाय 2/3। गोया कि Q3 पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है F23 की, और इस डायरेक्शन में लग रही है किसकी? F13 की। बोला ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आती है। और आपको ये वाला एंगल ऑलरेडी पता है कितना है? 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चार्ज 3 को देखूं तो ये चार्ज 3 है। चार्ज 3 पे एक फोर्स यहां लग रही है, ये वाली F13, और एक फोर्स यहां लग रही है विच इज F23 इस डायरेक्शन में। देखो ये चार्ज 3 को ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे, ये चार्ज 3, और इनके दरमियान का एंगल कितना है भाई? ये 60 डिग्री है। देखोगे तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल जैसा बन गया। ये F23 फोर्स इधर जा रही है, F13 वो इधर जा रही है, ये आपके पास आ रहा है। क्लियर है? अब क्या करना है? दोनों तरीकों से कर सकते हैं भाई। अगर पहले पैरेललोग्राम रूल से करना है या जिससे भी करना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। अगर आप F13 देखते हो, फॉर्मूला क्या है? K, और आगे क्या आ गया आपके पास? Q1 Q2। F13 में क्या आ जाएगा? Q1 Q3 आ जाएगा, क्योंकि F13 क्या है? इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस ये है ना भाई F13। देखो भाई, ये अगर आपका ऐसे करके आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था मेरे बच्चे, समझो गौर से, तो यहाँ पे आपके पास था चार्ज 1 और यहाँ पे आपके पास था चार्ज 2। तो F13 क्या है? ये जो चार्ज 1 ने चार्ज 3 के ऊपर फोर्स लगाई है। सर ये डायरेक्शन कैसे निकाला? भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा, उधर धक्का देगा। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू कितना है? गोया 2 × 10⁻⁶, और Q3 का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻⁶, अपॉन में आ जाएगा R²। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी, और आपको सवाल में कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं? 100 से डिवाइड करके, 100 से डिवाइड कर देंगे या 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर क्या आ गया भाई साहब? स्क्वायर आ गया। बोला ठीक है सर। 4 2 = 8, 8 9 = 72। 4 2 = 8, 8 9 = कितना हो गया? 72। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 आ गया। बोला ठीक है। 10 × 10⁻⁻1 किया तो 10⁻⁻1 रह गया। 10⁻⁻1 पे स्क्वायर किया तो 10⁻⁻2 हो गया। भाई 10⁻⁻2 कितना हुआ? 10⁻1। 1 में से -2 गया तो -1 बचा। फिर 10⁻1 का स्क्वायर किया तो 10⁻2 हो गया। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। वो है कि 72 × 10⁻³ × 10⁻²। -3 + 2 हुआ तो कितना बच गया? -1। वो है कि 72 × 10⁻⁻1। आंसर आ रहा है 7.2 न्यूटन। गोया कि F13 कितना आ रहा है आपके पास? यहाँ कहीं लिख लेते हैं। F13 आ रहा है आपके पास 7.2 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है F23। F23 के लिए क्या करेंगे भाई? भाई F23 किस किस के दरमियान में फोर्स है? चार्ज 2 जो चार्ज 3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, गोया कि इस डायरेक्शन में होने वाली है फोर्स। बोला ठीक है सर, बताइए जरा क्या होने वाली है? F23 कितना है? 9 × 10⁻9। चार्ज नंबर 2 ये रहा। चार्ज 2 कितना है आपके पास? 3 माइक्रोकूलम। गोया 3 × 10⁻⁶। और चार्ज 3 आपके पास कितना है? चार्ज 3 आपके पास है 4 माइक्रोकूलम। गोया के 4 × 10⁻⁶, अपॉन में आ गया R²। यहां से लेके यहां तक का आपके पास जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अगेन 10 सेंटीमीटर है। गोया 10 × 10⁻⁻2, और ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब? स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। 4 3 हो गया 12, 12 9 कितना हो गया आपके पास? 108 हो गया। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो 10 की पावर यहाँ पे आ गया आपके पास -3, अपॉन में 10 × 10⁻⁻2 कितना हुआ? 10⁻1। 10⁻1 का स्क्वायर कितना हुआ? 10⁻2। ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 × 10⁻³ × 10⁻²। -3 + 2 हुआ कितना बचा? -1। ये हो गया आपके पास 108 × 10⁻⁻1। डेसिमल को एक स्टेप पीछे मूव करेंगे तो क्या बच गया यहाँ पे? 10.8 न्यूटन। गोया कि आपके पास F23 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 10.8 न्यूटन हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो मेरे बच्चे, जो ये इतने सारे सवाल करा रहे हैं ना, उसका मकसद ये है कि दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दी जाए कि अगर ये जो चार्ज है आपका
इस पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ये वाली और ये वाली, और आपको नेट फोर्स निकालनी है। तो ये नेट फोर्स सिंपल जमा करके नहीं आएगा, इसको आप सिंपल जमा करोगे तो आंसर बनेगा 18 न्यूटन, जबकि यहां पे 18 न्यूटन फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं बैठाने लगा हूं। अब दोनों तरीकों से मैं आपको क्या कर रहा हूं, दोनों तरीकों से मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पैरेललोग्राम रूल है, जिससे कि करना बहुत आसान है। कैसे करोगे भाई, आप बोलोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट ए कितना है भाई, मान लो इसको हम कह देते हैं कि ये भाई साहब ए है, इसको कह देते हैं ये भाई साहब बी है। तो ए का स्क्वायर यानी कि हो गया 7.2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर गोया के 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ए कितना है भाई 7.2, बी कितना है भाई 10.8। आगे कॉस ऑफ दोनों की टेल के दरमियान का एंगल, भाई यहां पे एंगल 60 था, वही ऊपर चला गया। क्रॉस एंगल्स बराबर होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थ्योरम जो है आपका, कॉस में आ गया आपका 60 डिग्री। इस फैक्टर को मेरे बच्चे हमने सॉल्व करना है। ये रहा मेरा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को हमने यूज किया 7.2 का स्क्वायर प्लस 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 इंटू 10.8 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। आंसर हमारे पास आता है 15.69 न्यूटन। आंसर कम्स आउट टू बी 15.69 न्यूटन। हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि हमारे पास जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है भाई 15.69 न्यूटन है। बोला ठीक है सर, ये तो चले समझ में आ गया। ये क्या था आपके पास, ये क्या था आपके पास, ये था हमारे पास जनाबे वाला, गौर से सुनना आप जरा, ये क्या निकाला है हमने ये हमारे पास था जनाब पैरेललोग्राम रूल से आपने निकाला है। अब अगर आपने मेरे बच्चे इसी सवाल को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करना है तो क्या करोगे, तो मेरे बच्चे पहले इसको x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, फिर इसको x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे। पहले रिजल्टेंट का x निकालोगे, फिर रिजल्टेंट का y निकालोगे, फिर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करोगे, उससे भी सेम आंसर आएगा। जल्दी से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको सेम चीज करके दिखाता हूं। भैया मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों ने एक बार जो है ना इसको अपनी सिंसियर अटेम्प्ट लाजमी दे ली होगी। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, मान लो यहां पे मैंने जो है ना अपने पास एक एक्स एक्सिस टाइप बना लिया, बोला ठीक है। अब जरा समझो, ये वाला एंगल जो है वो वही होगा जो ये वाला एंगल है, z बनता नजर आ रहा है, बोला सर आ रहा है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बोला ठीक है सर। ये स्ट्रेट लाइन है, जी सर है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, गोया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये है 60, ये है 60, 60 और 60 कितना हुआ 120। 180 में से 120 माइनस कर दो, गोया ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक पे जो एंगल यहां पे होगा, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या है 60 डिग्री है। बोला सर ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ में आती है। अब क्या करना है भाई, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, आ रही है सर। इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो ये 60 ये 60 120 हो गया। एक भैया देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल 180। 180 में से ये 60 और ये 60 माइनस किया, गोया कि ये वाला एंगल भी कितना आ गया 60 डिग्री। गोया आप बोलोगे दिस इज थीटा ए, यानी कि वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो कितना है 60 डिग्री। अब समझना, अब फील लेना यहां पे जरा। ये जो आपका वेक्टर बी है ना, आप बोलोगे सर इसका एंगल भी 60 डिग्री है, इसका एंगल 60 है लेकिन वो नेगेटिव एक्स है। भाई ये वाला नेगेटिव एक्स होगा, ये वाला क्या होगा पॉजिटिव एक्स। इसका पॉजिटिव एक्स से एंगल कितना होगा, ये होगा ना इसका पॉजिटिव एक्स से एंगल। समझो भाई इस वेक्टर बी का एंगल जो है वो इस पॉजिटिव एक्स से कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। 60 ये 60 ये, गोया कि मैं बोलूंगा जो मेरे पास थीटा बी है, थीटा बी कितना आएगा 120 डिग्री आएगा पॉजिटिव एक्स से। देखो भाई इसको सिर्फ वही देखे जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वरना आपका ये आंसर आ चुका है। क्लियर है, मैं एक और तरीके से निकालना सिखा रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि फिजिक्स के अंदर ना जो मेथड है वो कोई भी गलत नहीं होता, आप हर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 99.9% ऑफ द टाइम इन योर एंटायर जर्नी आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। ये मेथड हम बहुत कम लगा रहे होते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स एट अ टाइम अटैक कर देते हैं, तो हमें मल्टीपल वेक्टर्स को एट अ टाइम सॉल्व करने के लिए इस मेथड का आना जरूरी है। तो इसमें ये पता होना चाहिए जो हम fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा करते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाई थी और मैंने वहां पे लिखवाया भी था। मैंने आपको बताया था ये वेक्टर f है, यहाँ थीटा है, ये इसका आपके पास fy था, ये fx था, ये fy था, याद आ रहा है fy f sin थीटा fx f cos थीटा। उसमें थीटा कहां से बन रहा था पॉजिटिव x एक्सिस से था, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो देखो ये वेक्टर b का पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब लेगा तो ये 60 और 60 120 डिग्री आ रहा होगा, ये जहन में रखिएगा। और इसका थीटा ए कितना आ रहा है 60 डिग्री, क्योंकि वो आपके पास सीधा आ गया। बोला ठीक है, अब क्या करना है भाई,
अब वेक्टर ए आपने कितना लिया? वेक्टर ए आपका है 7.2 न्यूटन और वेक्टर ए का एंगल कितना है? वेक्टर ए का एंगल है 60 डिग्री। सिमिलरली आपके पास वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी अपने पास है जनाबे वाला 10.8 न्यूटन और जनाब थीटा बी आपके पास कितना है? थीटा बी आपके पास है अगेन 120 डिग्री। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक अपने पास नहीं है, क्लियर है? बोला ठीक है सर, क्लियर है। अब देखो, अब निकालना है ए एक्स कैसे आएगा भाई? ए कॉस ऑफ थीटा ए। बोला ठीक है, जो भी आएगा। फिर ए वाई कैसे आएगा भाई? ए साइन ऑफ थीटा ए। साइन थीटा ए कितना है भाई? 60 डिग्री। जो भी आएगा अभी लिखते हैं इसको। बी एक्स कैसे आएगा आपके पास? बी एक्स कैसे आएगा भाई? बी कॉस ऑफ थीटा बी। जो भी आएगा अभी देखते हैं। सिमिलरली बी वाई कैसे आएगा भाई? बी वाई आएगा भाई बी साइन ऑफ थीटा बी। साइन थीटा बी। बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करो, आपके पास ये बनता है जनाब 7.2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। आंसर आता है आपके पास 3.6। आजा भाई, ये आ रहा है हमारे पास 3.6 न्यूटन। बोला ठीक है। अब 7.2 साइन 60 डिग्री, आंसर आ रहा है 6.235 न्यूटन। बोला ठीक है सर। आगे अब जाते हैं 10.8 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। आंसर आ रहा है जनाब माइनस का 5.4 न्यूटन। बोला ठीक है सर, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? फिगर देखो, नजर आएगा। साइन ऑफ 120 डिग्री किया, आंसर आ रहा है 9.353 न्यूटन। आप में से किसी के जहन में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बी एक्स माइनस में क्यों आ रहा है, यहां देख लो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप वेक्टर बी को रिजॉल्व करोगे, इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे? एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? बी एक्स। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? बी वाई। बी एक्स कहां पे? नेगेटिव एक्स के अलोंग। बी वाई कहां है? अपवर्ड। तो नेगेटिव एक्स माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई प्लस जे कैप, तो माइनस आना चाहिए था। अगर माइनस साइन नहीं आता ना तो प्रॉब्लम होती। अभी आपने शायद नोट नहीं किया होगा, जो पिछले वाला सवाल था इसके अंदर जो मैंने आपको आखिर के दो वेरिएंट्स दिए थे, जिसमें मैंने ऐसे और ऐसे करके, यानी कि इधर वाले को पॉजिटिव किया था, तो मैंने कहा था डायरेक्शन नहीं निकालना, डायरेक्शन में फंस जाओगे। ये वाली सारी चीज अगर जहन में रखोगे तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। वहां पे मैंने डेलिबरेटली वहां पे आपकी डायरेक्शन अवॉइड कराई थी ताकि आप परेशान ना हो जाओ, ठीक है? वरना अगर आपको ये सब चीज अच्छे से क्लियर है जो मैं यहां बताता जा रहा हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल लेना है आपने वेक्टर का व्हाइल रिजॉल्विंग इट इनटू कंपोनेंट्स, तो आप वहां पे डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। दोनों मेथड से आंसर एक ही आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, जैसे दिल करे करो। अब क्या करना है भाई? अब आपको चाहिए रिजल्टेंट का एक्स और रिजल्टेंट का वाई। रिजल्टेंट का एक्स कैसे आएगा? सारे एक्स को जोड़ दे भाई, 3.6 और माइनस का 5.4, तो आ गया भाई 3.6 और माइनस का 5.4। जो भी आंसर आता है अभी देखते हैं। रिजल्टेंट का y कैसे आएगा? ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आप बोलोगे भाई 6.235 प्लस का 9.353। सॉल्व करेंगे इसे भाई, आ जाओ। आपने बोला भाई 3.6 माइनस का 5.4, आंसर आया जनाब माइनस का 1.8। यहां ऐड किया हमने 6.235 प्लस का 9.353, आंसर आता है जनाब 15.588। ऐसे ही है। आर एक्स भी आ गया, आर वाई भी आ गया। अब क्या करना है भाई? अब हमें निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो ऑलरेडी आया हुआ है। तो आप बोलोगे जनाब आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस का आर वाई स्क्वायर। जल्दी से कर लेते हैं, सॉल्व करके चेक करते हैं भाई। ये आया हमारे पास अगेन कैलकुलेटर। हमने बोला भाई आपके पास आर एक्स कितना है? -1.8। भाई -1.8 को ब्रैकेट में रखना, ये देखो ऐसे करके। वजह -1.8 को अगर ब्रैकेट से बाहर रखोगे तो माइनस साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा ही नहीं। फिर 15.588 और ऊपर आ गया स्क्वायर। मेरे बच्चे इसको हमने सॉल्व किया और आंसर अगेन हमारे पास कितना आ रहा है? 15.69 न्यूटन। अगेन सेम आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 15.69 न्यूटन। तो मैंने आपको यही बात समझानी थी, मकसद यही था समझाने का। मतलब आपको पेपर में ये इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताने का मकसद ये था कि दोनों मेथड्स बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी डायरेक्शन इसने सवाल में कहीं नहीं पूछा हुआ, हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सेम टेक्निक लगाएंगे, डायरेक्शन हमारी निकल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। मतलब हम डायरेक्शन इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्शन उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसकी मदद से पहले आपको डायरेक्शन निकाल के दिखाऊं, कॉन्सेप्ट का ना एकदम फील आ जाएगा अगर हम डायरेक्शन निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है? समझो अब जरा, आर एक्स आर वाई कहीं और लिख ले, यहां कहीं ना छोटा सा लिख लेते हैं। आर एक्स कितना आ रहा है? माइनस का 1.8 न्यूटन
आर वाई कितना आ रहा है प्लस का 15.588। ठीक हो गया। अब देखो पहले इसी जो हम जो मेथड लेके चल रहे हैं और हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया 15.69 न्यूटन। अब गौर से देखना मेरे बच्चे ज़रा, अब हमारे पास जो कह लो कि डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन सबसे पहले मैं निकालूंगा यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, क्योंकि जो हम कर रहे थे पहले उसी से कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया भाई, तरीका हमने ये सीखा, आप पहले निकालोगे टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई कैसे आता है, ऐसे आता है आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, मॉड वाली वैल्यूज लेके, मॉड मतलब साइन पॉजिटिव। आपने आर वाई बोला कितना है 15.588, आर एक्स कितना है आपके पास 1.8। यहां से आप निकालो फाई की वैल्यू आ रही है। यहां से मेरे बच्चे जब आप फाई की वैल्यू निकालते हो आप बोलोगे जनाब tan इनवर्स, और फाई कितना आया 15.588 अपॉन में आ गया 1.8। सॉल्व किया, फाई आपके पास आ रहा है 83.41 डिग्री। फाई कितना आ रहा है 83.41 डिग्री। अब क्या फाई आपका आंसर है? नहीं, फाई आंसर नहीं है। क्यों? ये कौन सा केस है? पहले ये देखो, ये आपने रिजल्टेंट का एंगल अभी पॉजिटिव एक्स से नहीं निकाला है, ये कौन सा केस है आप देखो, यहां से देख के आपको पता चल रहा है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका रिजल्टेंट कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। गोया ये वाला केस है, आपका रिजल्टेंट इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है आपका रिजल्टेंट। जब इधर लाई कर रहा है तो ये आपके पास फाया है। अगर आपको पॉजिटिव एक्स से एंगल चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे थीटा आएगा भाई 180 डिग्री माइनस फाई करके, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, इसमें से आप फाई निकाल दोगे। तो 180 डिग्री माइनस फाई करो, 180 डिग्री में से आप ये निकालो जरा, 180 डिग्री माइनस का 83.41। तो मेरे बच्चे आपके पास जो आंसर आता है -180, आंसर जो आता है, आंसर आता है आपके पास 96.57 डिग्री तकरीबन। ये आपके पास रिजल्टेंट का एंगल आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 58 आ रहा था, 57 नहीं आ रहा था, 58 डिग्री आ रहा है, सॉरी 96.58 डिग्री। ये आपके पास थीटा आ रहा है जो हमने इस तरीके पर निकाला है। ये अभी कौन सा मेथड लगाया है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड लगाया है। अब आप बोलोगे सर इसी तरीके को, इसी सेम आंसर को निकाल के दिखाएं जरा पैरेललोग्राम रूल से। अगेन एक चीज और बता देते हैं, 99% ऑफ द टाइम आपसे वो डायरेक्शन निकालने को नहीं बोलेगा, क्योंकि डायरेक्शन निकालना अमूमी तौर पे मुश्किल होता है। बल्कि मैं तो आपको यहां तक बात दावे से कह सकता हूं, ये जो कुछ मैं सिखा रहा हूं आपने अपने कोचिंग कॉलेज में कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं होगा ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहीं से एंगल निकालना सिखा रहा हूं, कैसे? इसको और से देखो, ये जो यहां पे हम देख रहे हैं, ये मेरा बेटा हमारे पास चार्ज नंबर 3 है, इसके ऊपर एक फोर्स यहां लग रही थी, बोला ठीक है सर, एक फोर्स यहां लग रही थी, बोला ठीक है सर, ऐसे ही है, 2 फोर्स लग रही थी, ठीक है सर। अब जरा समझना, यहां पे इसको थोड़ा छोटा कर दो, कैसे? इस वाले को अगर मैं उठा के यहां ले जाऊं, इसको ऐसे स्लाइड करके फ्री वेक्टर बना के यहां ले जाऊं, तो ये ऐसे बनेगा, बोला सर बनेगा। ये आपका वेक्टर ए है, बोला है। ये आपका वेक्टर बी है, ए मींस F13, बी मींस F23। ये ए है, गोया कि F13 वेक्टर, ये बी है, गोया कि F23 वेक्टर। सर बनेगा। आपका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे आएगा, एक्चुअल में ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा ये मैंने जो रफ डायग्राम बनाई है, आपका रिजल्टेंट जो है ना वो कुछ इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा आपका कुछ रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा और छोटा होना होगा और इसको यहाँ आना होगा। ये है आपका वेक्टर बी F23। ये आपके मतलब अभी रफ ही बनाए, बस समझो अभी मैंने बनाया कैसे है इसको। देखो ये आपके पास ये वेक्टर F13 था, ये F23 था, इसको यहां उठा के ले आया फ्री वेक्टर बना के, बोला ठीक है सर समझ में आती है बात। अब जरा समझो आपको कौन कौन से एंगल्स यहां पे ना पता है पहले से। देखते हैं भाई, हमें एक तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये हमें नहीं पता, इसको हमने फाई का नाम दे दिया। ये हमारा रिजल्टेंट है, बोला ठीक है सर ये रिजल्टेंट है। अब देखो आपको यहां पे क्या क्या चीज पता है पहले से। देखो मेरी बात समझो यहां अच्छे तरीके से, ये बात देखो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान का एंगल आपको पता है 120 डिग्री है। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान का एंगल कितना है? 120 है। सर यहाँ पे ना ऐसे लाइन दोबारा ड्रॉ करते थे, ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, ये आ गया। देखो आपको ये वाला एंगल पता है कितना है? 120 डिग्री है, ये पता है ना। तो भाई जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा 120 डिग्री। सर ये कैसे निकाला? भाई ये वाली लाइन ही ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन ही ये वाली लाइन है। देखो जो ये वाली लाइन है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में है ना आपकी F13, तो यही लाइन आगे गई है, बोला ठीक है।
ये क्या है F23, तो F23 और इधर के दरमियान का एंगल कितना है ये आपका 120 डिग्री। यही वाली फोर्स आपकी इधर गई है, बोला ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। यहां पे जब आप अपना साइन रूल लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जनाब R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू R, तो बन जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या है वेक्टर B जो कि F23 है, F23 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू F23, तो साइन ये आपका वेक्टर F23 है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा वाला है, ये फाई। बोला ठीक है, यहां से आपने फाई का वैल्यू निकालना है। ठीक हो गया सर, फाई का वैल्यू निकाले जरा। अब बोलोगे जनाब साइन फाई विल बी इक्वल टू, इसको वहां ले गए, बाकी सबको सिंप्लीफाई किया, तो F23 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री अपॉन में आ गया आपके पास क्या R, वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से। अब उठा के आपने इसको सॉल्व किया, गौर से देखना, आपने इन सब चीज को सॉल्व किया, ये आपने बोला भाई F23 हमारे पास कितना था, F23 हमारे पास था जनाब 10.8 मल्टीप्लाई बाय, आगे आपके पास साइन 120 डिग्री, डिनोमिनेटर में आया R कितना था हमारे पास 15.69 था R। बोला ठीक है, आंसर हमारे पास यहां से फाई का आंसर आता है 36.59 डिग्री। फाई का आंसर कितना आता है 36.59 डिग्री। आप बोलोगे सर ये तो कुछ और आ रहा है, सही है, और पहले फाई कुछ और आ रहा था। देखो जब तक मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में फाई निकालना था, वहां पे फाई क्या था कि पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स से रिजल्टेंट तक का एंगल। खूब अच्छे से सोचो, यही बात पढ़ाई थी। यहां पे फाई क्या था, याद करो, ये हम क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम रूल लगा रहे हैं। पैरेललोग्राम रूल में फाई क्या था, ये जो पहला वेक्टर है, इससे रिजल्टेंट का एंगल, ये मैं केस पहले डिस्कस भी कर चुका हूं, इससे रिजल्टेंट का एंगल, ये फाई क्या है, इस वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल। तो इस वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल आपके पास आया, एक्स एक्सिस से नहीं आया, ये वेक्टर ए से यहां का एंगल आया। बोला ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस से निकालना है, अब सोचो, अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने रिजल्टेंट निकाला है इस वेक्टर से। अब देखो, ये एक्स एक्सिस और यहां पे वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना है 60 डिग्री। सर ये कैसे निकाला, भाई जेड रूल, ये मैंने प्लस एक्स एक्सिस बनाया इधर। अब ये आपको जेड नजर आ रहा है, जी सर आ रहा है, तो अगर ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। बोला ठीक है सर, और अभी हमने देखा था ये स्ट्रेट लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से यहां भी कितना आया था 60 डिग्री आया था, याद आ रहा है भाई। ये जब अभी देखो यहां कहीं कराया था, ये स्ट्रेट लाइन थी, तो ये एंगल F13 F23 के बीच का 60 था, ये 60 था, तो ये कितना निकाला था हमने 60 डिग्री निकाला था F13 और X का। F13 और X का कितना हो गया 60। तो अब देखो, अब आपको अगर X एक्सिस से यहां तक का एंगल चाहिए तो वो ये वाला होगा, कैसे आएगा, आप 60 डिग्री को इसमें जोड़ दोगे, तो जब आप इसको अंदर 60 डिग्री जोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा, ये आपके पास आंसर आएगा 96.59 डिग्री। चेक करो, मैच कर रहा है आंसर आपका, बोलो। अब अगेन मैं यही बताऊंगा, ये आपसे पेपर में कोई नहीं पूछने वाला, ये जो सब चीज पढ़ाई है, डायरेक्शन। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड। ये सवाल कहां से लिया गया है, सिंध बोर्ड की नई किताब है, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 8.3 है। सवाल वाले ने आपसे सिर्फ कहा था बेटा मैग्नीट्यूड निकाल करके बता दो आप हमें। डायरेक्शन मैंने खुद निकाली है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने काम करना कैसे होता है। आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आगे का क्या पता कभी पूछ ले। तो ये सारा का सारा कुछ समझ में आ गया। हमने दोनों मेथड से दोनों काम आपको करके दिखाए हैं। हर मेथड की हर चीज समझना जरूरी है। छाप लो जल्दी से, एक तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास बहुत सारे वो बच्चे हैं जिनके जहन में ना ये सवाल रहता है कि सर अगर पैरेललोग्राम रूल ही आसान है तो आपने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है ना वो आपने हमें क्यों बताया, एक ही रूल बताते चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों की आपने। अब ये एक सवाल है, ये अगेन पंजाब बोर्ड से लिया गया है। माजी में भी एक दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं आ रही, आई गेस वो या तो प्यास थी या जीआई की आई थी, किसी एक यूनिवर्सिटी के माजी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। पंजाब बोर्ड की जो पुरानी किताब थी ना क्लास 12 की, उसमें ये गालिबन क्वेश्चन नंबर 2 था या क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो अब देखो ये एक सवाल आपके सामने आया जो कि आपको बताएगा कि पैरेललोग्राम रूल भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है, तो हमें रेक्टेंगुलर रूल का पता होना जरूरी है। सवाल कहता है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर। ये आपके पास क्यू चार्ज रखा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें डायमेंशन मार्क है 1 मीटर 1 मीटर, 0.6 मीटर और 0.8 मीटर। ये एक थीटा सेम है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि जो थीटा यहां मार्क है वही थीटा यहां मार्क है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स एक जैसे होते हैं। बोला ठीक है सर। और अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो तो वो दोनों एंगल्स 45 डिग्री होते हैं, हर दफा नहीं, अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो। ठीक है, अब क्या करना है आपने,
अब आपने इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने तसल्ली से अपना टाइम लेना है और फिर इसका आंसर निकालना है, क्योंकि इसका एक वेरिएंट मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्लियर है? चलो देखो, ये मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है जो गिवन था, ठीक है सर, ये ट्राइंगल गिवन है। अब देखो ध्यान गौर से, अब इतना तो आपने कर ही लिया होगा कि ये मिसाल के तौर पे हमारे पास Q1 है जो कि कैसा है, पॉजिटिव गिवन है। ये हमारे पास यहाँ पे Q2 है जो कि कैसा है, नेगेटिव गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना जनाब ये Q है जो अगेन कैसा गिवन है, सवाल में पॉजिटिव गिवन है। ठीक है सर, इसको हम अपनी आसानी के लिए ना Q3 लिख लेते हैं ताकि चीज़ें लिखना आसान रहे। बोला ठीक है सर। अब आप अगर गौर से देखोगे तो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। और यहाँ पे भी अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन है दैट इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। बोला ठीक है। अब आप ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, गोया Q1 इस Q3 को रिपेल करेगा। गोया आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन आ रही है हमारे पास किसकी, ये डायरेक्शन किसकी आ रही है, F13 की, फोर्स अप्लाइड बाय 1/3 ये आ रही है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा आगे देखो आप जरा, सिमिलरली ये जो Q3 है, ये जो Q3 है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बोला ठीक है सर। अब आप गौर से देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सर, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये नेगेटिव चार्ज अपने पास बुलाएगा, गोया कि अट्रैक्ट करेगा। जी सर समझ में आ रही है। भाई ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव, गोया ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा। गोया ये डायरेक्शन रहेगी किसकी, ये डायरेक्शन रहेगी मेरे बच्चे किसकी, F23 की, फोर्स अप्लाइड बाय 2/3। यहां तक भी अगर आप आ गए तो इसका मतलब आपने इसका जो मकसद था ना लेक्चर का वो अचीव कर लिया है। ये हमारे पास हो गया क्या जनाब, F13। बोला ठीक है सर। अब पहला काम तो आपने ये करना है कि F13 कैलकुलेट करना है और F23 कैलकुलेट करना है। बोला ठीक है सर, निकालें जरा F13। 9 × 10 पावर 9 गोया के K, Q1 कितना है, ये रहा Q1 1 माइक्रोकूलम गोया के 10 पावर -6, Q3 4 माइक्रोकूलम गोया के 4 × 10 पावर -6 अपॉन R²। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है भाई, 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 9 का क्या होता है जनाब, 36 होता है। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचा, वो जाके 10 पावर -3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो जनाब आंसर आ गया 36 × 10 पावर -3 न्यूटन। बोला ठीक है सर, इतनी बात तो हमें भी समझ में आ गई, कोई परेशानी वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है। चले सर आगे चले, मजीद बताएं, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो अगला है दैट इज F23, फोर्स अप्लाइड बाय 2/3। जी सर यही वाला है। अब जरा इसका भी बता दें, चलो इसका भी कर लेते हैं। अब हम जरा देखो F23 पे जाओगे तो ये क्या बनेगा, 9 × 10 पावर 9 और चार्ज नंबर 2 क्या है, चार्ज नंबर 2 -1 माइक्रोकूलम में, साइन तो आप रखते ही नहीं हो भाई, साइन की वजह से तो ये पता चल गया ना कि ये अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10 पावर -6 और चार्ज 3 क्या है, 4 माइक्रोकूलम गोया के 4 × 10 पावर -6 अपॉन में आ गया R²। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगेन कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने 4 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 36। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो -3 अपॉन में आ गया 1, तो बन गया 36 × 10 पावर -3 न्यूटन। बोला सर ये भी पता चल गया हमें। अब बताएं आगे। अब देखो आपके पास F13 F23 की वैल्यू तो आ चुकी है, वो कितनी है, 36 × 10 पावर -3, 36 × 10 पावर -3। बोला ठीक है सर, ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सर क्या करना है, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। आपको ये याद है कि हमने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जो नेट फोर्स है चार्ज नंबर 3 पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, वो वेक्टर सम है किसका, फोर्स ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज नंबर 2। इन दोनों का आपके पास क्या है मेरे बच्चे, ये वेक्टर सम है। बोला ठीक है सर, बिल्कुल आपने पढ़ाई थी हमें ये बात। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लो आपके लिए एक एक्स एक्सिस टाइप प्लॉट कर दिया। सर ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा इसलिए किया ताकि पता चल जाए ना। अब देखो थीटा को अगर आप देखते हो, गौर से देखो, थीटा को अगर आप देखते हो, ये जेड नजर आ रहा है, जी सर आ रहा है, जेड नजर आ रहा है, देखो जेड नजर आ रहा है, आ रहा है सर जेड। तो बच्चे जो यहाँ पे थीटा है वही मेरे बच्चे यहाँ थीटा है। बोला सर है, बिल्कुल है थीटा यहाँ पे, सही है सर, ये बात भी समझ में आती है हमें। जो थीटा यहाँ है वही थीटा आपके पास क्या है, यहाँ पर है। अच्छा सर, अब इसका क्या करें, इसको भी तो रिजॉल्व करना है सर, इसको भी रिजॉल्व करते हैं, अभी टेंशन नहीं लो, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। अब एक बात देखो, यहाँ पे इस वाले एंगल को मैं मार्क कर देता हूँ अल्फा, और ये वाला एंगल तो हमें गिवन नहीं है, कितना है भाई, थीटा है। बोला ठीक है सर। अब एक बात समझो, इस Q3 को ना यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, जरा समझना जरा। इस Q3 को यहाँ लिख दिया मैंने Q, और ये Q पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री? जी सर लिख सकते हैं। और अल्फा की वैल्यू अगर निकालूंगा तो दैट विल बिकम 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। भाई कह सकता हूं ना दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर ये अल्फा है तो मेरे लाल ये भी अल्फा होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जी सर होगा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है? जी सर आ रही है स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, इसको मैं बीटा कह देता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं, गौर से देखना, क्या मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री? देखो कह सकता हूं स्ट्रेट लाइन पे अल्फा बीटा थीटा का सम 180 है, कह सकते हैं। मुझे यहां पे क्या चाहिए? बीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखो बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा, कह सकते हैं, कह सकते हैं। बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा कितना है? 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा, तो 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। बोला ठीक है सर, सॉल्व करो। 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस जा प्लस का 2 थीटा। बोला ठीक है। 180 से 180 मर गया, 2 थीटा माइनस थीटा कितना होता है? बेटे थीटा होता है ये। यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा आ गई। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो बीटा है ये एक्चुअल में क्या है? थीटा ही है। ये बीटा क्या है? थीटा के बराबर है। बोला सर ये बात भी हजम हो गई, समझ में आ गई। मैं डायरेक्टली कहता कि ये थीटा है तो आप ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते कि कैसे हुआ, तो मैंने आपको साबित करा दिया कि ये थीटा है। अब आप गौर से देखो F13 का x एक्सिस से क्या एंगल है आपको वो भी पता चल गया, F23 का क्या एंगल है वो भी पता चल गया। ऐसे ही है ना भाई? ऐसे ही है सर, पता चल चुका हमें ये बात। अब देखो इधर, अब इसको आपने सॉल्व करना है F13 का। अब इसको रिजॉल्व करना है आपने, कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो भाई F13 के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट यहां आएगा। जो F13 का x कंपोनेंट है इसको कह देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं F13 को हम कह देते हैं a। तो अब देखो a के मैं 2 कंपोनेंट निकाल रहा हूं। a का एक x कंपोनेंट जो कि ऐसे आएगा, y कंपोनेंट ऐसे आएगा। बोला ठीक है। ax कैसे आएगा भाई? a cos थीटा। भाई ये एंगल है ना इसका, a cos थीटा। बोला ठीक है सर, a cos थीटा आ रहा है। अब a कितना है आपके पास? यहाँ पे ये रहा 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 और cos थीटा यहां पे आ रहा है ये cos थीटा। अब आपको चाहिए cos थीटा की वैल्यू, जरा समझिएगा। अब आपको क्या चाहिए भाई? cos थीटा की वैल्यू चाहिए। इसको देखो, ये आपको राइट ट्रायंगल नजर आ रही है, इसकी राइट ट्रायंगल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो गौर से, ये ट्रायंगल नजर आ रही है राइट ट्रायंगल? जी सर आ रही है सर। तो यहां पे आपके पास आ रहा है थीटा। जी सर आ रहा है। और ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड है 0.8। ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड है 1। ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड आपके पास है 0.6। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई ये वाली साइड मुझे बेस है क्योंकि 2 एंगल है इसके ऊपर। ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस आपके पास है 0.6, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 1 है। 0.6 अपॉन 1। बोला ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/5। ठीक है, 2 के टेबल से काटा है, ये 1.0 था ना तो 2 के टेबल से काट दिया। ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा भी निकाल लो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सम पीपल है गोया कि P/H, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 0.8 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? 1 है। सॉल्व करेंगे बन जाएगा 4/5। तो आपको cos थीटा कितना दिख रहा है? 3/5। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये बन गया आपके पास 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 न्यूटन। सॉल्व करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा आगे। ठीक है। और मैंने यहां पे साइन प्लस का लगाया है। प्लस का साइन मैंने क्या सोच के लगाया है? देखो F13 को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इस ग्रीन पेन से। देखो F13 का x कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये है F13 का x कंपोनेंट और ये है F13 का y कंपोनेंट। तो जब ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव लगाया है। तो ये वाला क्या है? ये वाला है F13 का y कंपोनेंट। ये y है और ये आपके पास क्या है? x कंपोनेंट। अब इसी का जब मैंने y कंपोनेंट निकालना है, ay मतलब F13 का y कंपोनेंट, तो क्या बनेगा? a टाइम्स ऑफ साइन थीटा। a कितना है? 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या है? P/H गोया के 4/5। सही हो गया, ये भी उसमें आ गया। गोया के मैं इस फोर्स के वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब समझिएगा, F13 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखना कैसे लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 4/5 जे कैप। आई कैप मतलब प्लस एक्स के अलोंग, जे कैप मतलब प्लस वाई के अलोंग। बोला ठीक है सर, ऐसे लिख लें। अब जरा बात करते हैं किसकी? F23 को लेके। ये आ गई हमारे पास किसकी बात? अब F23 को मिसाल के तौर पे मैं बी कह देता हूं।
अब ये है F23। अब F23 को रिजॉल्व करना है भाई। जब तू F23 को रिजॉल्व करेगा तो देख इसी से बना लेते हैं ब्लू से। तो एक कंपोनेंट ये बनेगा इसका, ये होगा तुम्हारा F23 का x कंपोनेंट, बोला ठीक है सर। एक ऐसे बनेगा, ये तुम्हारे पास रहेगा F23 का y कंपोनेंट, बोला ठीक है। F23 का x राइट साइड पे आ रहा है, F23 का y डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है सर। लिखो जरा, आपने बोला सर bx मतलब F23 का x कंपोनेंट कैसे आएगा भाई, b cos थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा यहां बन रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। b कितना है 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। cos थीटा कितना है आपके पास 3/5 और आगे लगा दिया भाई न्यूटन, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चल रही है। ये आ गया आपके पास by क्या है आपके पास F23 का y कंपोनेंट, तो क्या बन गया ये बन गया b sin थीटा। अब क्या है भाई देखो इधर 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना है आपके पास 4/5। बस एक चीज का ख्याल करना, यहां मैंने माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि माइनस साइन खुद से आ जाए, अगर आप चाहते हो माइनस साइन खुद से आ जाए, तो आपको थीटा ये वाला नहीं रखना होगा, थीटा यहां से घुमा के लाके रखना होगा। थीटा फिर आपको ना ये वाला रखना पड़ेगा लाके। सर ये क्यों रखना पड़ेगा, याद करो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy इज इक्वल टू f sin थीटा में थीटा कौन सा था, जो कि पॉजिटिव x से बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तो ये थीटा लिया है, ये पॉजिटिव x से तो बन रहा है, लेकिन यहां से यहां आने के लिए ये थीटा क्लॉकवाइज चल के आया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चला। ये वाला थीटा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो इसलिए जो है ना मैंने माइनस साइन खुद से लगाया। अगर आप ये बड़ा वाला थीटा लेते तो माइनस साइन खुद से आ रहा होता है, ठीक है। चलें सर आगे बताएं, मजीद चीजें बताएं अब हमें। ये आ गया by भी आ गया, bx भी आ गया। गोया कि मैं F23 को ना ऐसे लिख सकता हूं, देखो F23 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। F23 बनेगा 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, साथ में आ जाएगा ये i कैप प्लस, और बल्कि प्लस नहीं आएगा माइनस साइन आएगा, ये बनेगा 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, साथ में आ जाएगा j कैप। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है, एक कंपोनेंट राइटवर्ड है। राइटवर्ड के लिए प्लस आ गया, डाउनवर्ड के लिए माइनस साइन आ गया। अब ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको रिजल्टेंट निकालना है। सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब जरा रिजल्टेंट निकालना बता दें। देखो भाई रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दूंगा। रिजल्टेंट कैसे निकालना है आपने भाई, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने दोनों फोर्सेस को सिंपल ऐड कर देना है, वो जो आपका वेक्टर सम है। आपने बोला भाई नेट फोर्स कैसे आएगी, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो। इस फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, आपने बोला भाई 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये आ गया आपके पास i कैप प्लस, आपने बोला भाई 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 j कैप प्लस, इसकी वैल्यू क्या है, आपने बोला भाई 36 इंटू 10 पावर -3 इंटू 3/5 i कैप, साथ में आया आपके पास माइनस साइन 36 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 j कैप। अब आप गौर से देखोगे तो ये प्लस j कैप से ये माइनस j कैप वैल्यू क्या होगी, मर जाएगी, और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में जब ऐड हो जाएगी तो इसका मतलब ये चीज़ दो बार लिखी हुई है। तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 10 पावर -3 इंटू 3/5 i कैप। सॉल्व करना चाहो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 73 से कितना होता है 210 और 6 216, ये हो गया आपके पास 216/5 इंटू 10 पावर -3 i कैप। सॉल्व करेंगे 5 4 क्या होता है 20 होता है, 1 यहाँ चला गया। 5 3 क्या होता है 15 होता है, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 लग गया। 5 2 क्या होता है 10 होता है। आपके पास बन गया जनाब 43.2 इंटू 10 पावर -3 i कैप। ये आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल 3 इससे पीछे जाएगा, 1 2 3, वो यह आंसर बना 0.0432 i कैप। ये मेरा बेटा आपके पास इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। अब आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल तरीका है, ये आसान तरीका है अभी आपके पास, सही है। पहले एक होमवर्क नोट कर लो, आप इसी सेम सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करोगे यहाँ पे प्लस साइन लगा के। जब यहाँ पे प्लस साइन लगाओगे तो ये वेक्टर ऐसे नहीं आएगा, ये वेक्टर ऐसे आएगा। जब ये वेक्टर ऐसे आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे सेम थीटा बन रहा होगा। अब सॉल्व करना, इधर भी यही थीटा बनेगा, इधर थीटा बनेगा, इसको आप रिजॉल्व करोगे, एक कॉम्पोनेंट ऐसे आएगा ये वाले का, F23 का x ऐसे आएगा, F23 का y ऐसे आएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपके पास जो आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा होगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, i कैप वाली, j कैप वाली टर्म बचेगी। तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 10 पावर -3 इंटू 4/5। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा होगा। यह आपने लाजमी करके बताना है, j कैप ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में आंसर आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब इसी चीज को मेरे बच्चे अगर आपको मिसाल के तौर पे करना होता किससे,
पैरेललोग्राम रूल से। फिर आप क्या करते जरा समझो, अब ना जरा प्रॉब्लम समझना, आपको पता चलेगा कि ये वाला तरीका आसान है या पैरेललोग्राम आसान है। अब देखो जब आप इसको करते तो आपके पास यहां पे देखो दरमियान में इधर, जब आप आगे चलते तो अब यहां पे जब आप देखोगे ये F13 वेक्टर है, ये F23 वेक्टर है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, ऐसे ही था फॉर्मूला। जब आप वहां पे जाते a का वैल्यू ये पुट करते, b का वैल्यू ये पुट करते, cos थीटा में क्या रखते, थीटा की जगह पे आपको रखना पड़ता है ये 2 थीटा, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल इन दोनों की टेल के दरमियान में। अब आता आपके पास cos 2 थीटा। तो अगर तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद था जो कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो आप ये काम कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद तो आप फिर फंस जाओगे। मैं आपको सेम चीज करके दिखा सकता हूं पैरेललोग्राम रूल से भी, बल्कि करके दिखाता हूं। सॉल्व करो। चलो भैया कॉपी कर लिया, होमवर्क क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया। होमवर्क क्वेश्चन करने के बाद भाई मुझे कमेंट करके लास्ट में बता देना कि आपके पास ये आंसर आ रहा है 36 × 10⁻³ × 4/5 j कैप, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये वाली टर्म इस वाली टर्म में ऐड हो जाएगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर आएगा 2 × 36 × 10⁻³ × 4/5 j कैप। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसी को अगर आप पैरेललोग्राम रूल से करते फिर क्या होता। भाई पैरेललोग्राम रूल के अंदर जब आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाते तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार क्या रहता। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप बोलते भाई r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। a कितना है आपके पास 36 × 10⁻³ प्लस 36 × 10⁻³, ये तो हो गया आपका a² प्लस का b² प्लस 2ab, a भी यही है b भी यही है, तो मैं भाई एक ही बार लिख रहा हूँ और ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूँ क्योंकि जाहिर है जब a भी यही है b भी यही है तो मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर ही हो जाएगा। आगे आता है cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों वेक्टर की टेल के दरमियान का एंगल। बच्चा यहाँ गलती कर देता है, वो cos थीटा लिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ cos थीटा नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है भाई 2 थीटा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर की टेल के दरमियान में क्या एंगल बन रहा है 2 थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2 थीटा। अब अगले स्टेप में इसका जो भी आंसर आएगा मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करना। 36 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 36 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस का 2 × 36 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन में आ गया cos 2 थीटा। अभी जो cos 2 थीटा है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो, अब आपके पास cos थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। cos थीटा की वैल्यू कहाँ थी, यहाँ से भी हमने निकाली थी ना, ये निकाली थी cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/5 थी, तो cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा भाई, cos थीटा की वैल्यू जब आपने निकाल ली थी वो 3/5 थी। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दोगे तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 9/25 बन जाएगा। यहाँ पे आप इसकी जगह पे रखोगे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 9/25। इस पूरी चीज को आप सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर अगेन क्या आएगा 0.0432 आ रहा होगा। करके देख लो, चेक करके। क्लियर है। अब रह गई बात डायरेक्शन निकालने की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जब हमने किया था तो एक ही स्टेप में हमारे पास डायरेक्शन भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, डायरेक्शन भी एक ही स्टेप में आ गया था और वो भी आ गया था। सर डायरेक्शन कैसे एक स्टेप में आया था, क्योंकि जो आपका x कंपोनेंट था वो बचा था और y कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया था। अभी तो आपने देखा था भाई y कंपोनेंट j कैप वाला क्या था, कैंसिल हो गया था, x कंपोनेंट बचा था। अगर आप टेंजेंट फाई से भी निकालने जाओगे, टेंजेंट फाई का फॉर्मूला क्या था y/x ry/rx, तो ry तो 0 हो गया, ry तो बचा ही नहीं, rx बचा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग आंसर इज 0। तो फाई आपका 0 डिग्री आ रहा था, यानी कि पता चल रहा था पॉजिटिव x के अलोंग आ रहा है, लेकिन इसके अंदर यहां से आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। अब आपको अगर एंगल निकालना है जो कि 0 डिग्री आएगा, आप चेक कर सकते हो। देखो मेरे बच्चे, अगर आप अब देखो पैरेललोग्राम रूल के बाद जब आप साइन रूल लगाओगे तब जाके आपको डायरेक्शन मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में क्या फायदा हुआ था कि आपको एक ही दफा में करने पर डायरेक्शन भी मिल गई थी और आपको एक ही दफा के अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी मिल गया था। तो मेरे बच्चे ये वाला जो लेक्चर था ये एक तगड़ा लेक्चर था। अगर आपको एक ही दफ़ा में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेक श्योर करो कि इसकी रिकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा आप लाजमी गो थ्रू करो, क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये आपके आगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में भी काम आ रहे होंगे। क्लियर है। अगले लेक्चर में हम हमारा नल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ पे चार्ज पे लगने वाली फोर्स 0 होती है और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उससे क्या मुराद रहती है।